सुबह से हम सेशन से बैठे हैं, सबसे अहम पड़ाव अब आ चुका है। जैसा आपने देखा, आपने सुना और मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट भी सुन लिए, तो अब इंतजार किस बात का? सोनू निगम। सबसे अहम पड़ाव बोल के आपने मुझे थोड़ी सी पशोपेश में डाल दिया है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं लास्ट में आ रहा हूँ तो शायद सब कुछ अब सबकी बैटरीज डाउन हो जाएंगी, सबके वो फिनाले आ जाएगा मेंटल कि अब ये कब खत्म हो, क्योंकि आप मुझे लगता है सुबह 10 बजे से लगे हैं आप लोग 10 o'clock से जी। तो सब थक गए होंगे और एग्जॉस्ट हो गए होंगे। बट आपने सबसे अहम पड़ाव बोल के थोड़ा पशुपेश में डाल दिया और थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ा दिया। सुबह से बैटरी चार्ज हो रही है। ये सुबह से बैटरी चार्ज हो रही है, आप फुल चार्ज पे है। अच्छा मुझे सुनने के लिए। अच्छा मैं पर पहचान में नहीं आ रहे आप। लव चार्जर वैसे वाला चार्ज तो नहीं। मैं कह रहा था आप पहचान में नहीं आ रहे। रियली मैं थोड़ा सा उम्र हो रही तो चश्मा पहनना थोड़ा सा लाजमी हो नहीं, गया। आपके बाल आ गए हैं। हाँ और अच्छे हैं इस बारी। हाँ। इस बार बेटर है, जो पहले से थे उससे बेटर बाल है। वो 10 लाख ऑल फॉर द बेस्ट। 10 लाख मिल गए? नहीं, ना दिए ना मिले। एक्चुअली वो मुझे नहीं मिले थे, आलिम हकीम साहब को मिलने थे, लेकिन मिले ही नहीं। बोलना आसान होता है, चैलेंज करना आसान होता है, थ्रेटन करना आसान होता है, पर उस पर मुकर्रर तरीके से अपना पक्ष रखना वो बड़ा मुश्किल काम है। कहना बोलना सबको आता है, अपनी बात तो रखना और उस पर अमल करना बहुत लोगों को आता नहीं है। क्यों इस पचड़े में पड़ क्यों गए आप? मैं पचड़े में कहाँ पड़ा? मैंने एक बात कही जो ट्विटर में तो लोग बहुत सारी बातें कहते रहेंगे। मैंने अपनी बात कही और मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी बात है और मुझे हैरानी होती है कि 50% लोगों को ये बात इतनी इजीली समझ में आ गई, पर बाकी 50% समझना नहीं चाहा या समझ के भी ना समझने का आडंबर रचा। और मुझे लगता है कि जो मैं सेकंड कह रहा हूँ ये सही है। कुछ लोगों ने जाना अच्छी तरह समझते थे कि इसने बात की है लाउड स्पीकर्स की, पर अगर वो उस बात को मान जाएंगे तो कुछ कहने का मौका मिलेगा नहीं, कंट्रोवर्सी बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक इस बात को मरोड़ के प्रस्तुत न किया जाएगा तब तक इस बात के बारे में कंट्रोवर्सी नहीं बन सकती। जब मैंने एक ट्विटर के में 4 मैसेजेस उस लिंक में हैं, उसमें मैंने अच्छी तरह इस बात को कहा है, प्रस्तुत किया है। और ऐसा कहने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि अगर मैं इतना फेनेटिक होता भी तो मैं एक बात को बिना लाग लपेट के पेश करूँ। तो पर मैं इतना ऑनेस्ट हूँ कि मेरे हिसाब से मैं लाउड स्पीकर में ना मंदिर के भजन सुनना चाहता हूँ और गलत समय पर, ना मैं शब्द गुरुद्वारे सुनना चाहता हूँ, ना मेरी अपनी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। जो इसीलिए हम 10 बजे शो ख़त्म कर देते हैं, हमें कहा जाता है शब्द ख़त्म करने के लिए। पर किसी ने मुद्दा उठाना है तो वो उसी बात पे उठाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनती है। खैर, सोचा था कि शायद उन्होंने कि मैं अपनी बात को जो कह रहा हूँ उसमें स्पष्ट नहीं हूँ। अस्पष्ट आदमी अपनी बात से मुकर जाता है, क्योंकि मैं स्पष्ट था, क्योंकि मैं ऑनेस्ट था, मेरी बात पर मैं अडिग रहा और उसके बाद चला मैं अकेला था, पर आप जैसे लोग हमारे साथ में जुड़ते गए और सही तरीके से बात को प्रस्तुत किया आपने। पर एक मामले में कुछ लोग जीत नहीं गए। आप उस लाउड स्पीकर से जितना परेशान हुए ना हो, सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है उससे इतने परेशान हो गए, सोशल मीडिया ही छोड़ दिया आपने। सोशल मीडिया पे तो आपको भी गाली मिलती है। हाँ। सोशल मीडिया इज नॉट द तो आपने छोड़ा द बैरोमीटर ऑफ somebody's wisdom। जिन लोगों की बात में तत्व होता है, जिन लोगों की बात पे वजन होता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से जीतते और हारते नहीं हैं। एक बिगर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड द यूनिवर्स एक अलग है। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे? आप उनको इग्नोर ही किया मैंने, तो कभी कोई जवाब नहीं दिया किसी को। पर मुझे मैंने जब कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान होकर मैंने छोड़ा। ये मेरी तरफ से तमाचा है। लोग नहीं छोड़ते। 7 मिलियन लोग जो हमको फॉलो कर रहे हों तो उसके लिए भी बहुत जिगरा चाहिए कि वो उसको छोड़ना। 30,000 लोग फॉलो नहीं कर रहे थे मुझे, 7 मिलियन कर रहे थे। तो जब मैंने छोड़ा है
तो इससे जिसे आप मेरी हार कह रहे हैं, उस असूलन आपको उसे मैं मेरी हार नहीं कर रहा, मैं मेरी वजह हिम्मत पूछ रहा कहनी चाहिए, इसे आपको मेरा करेज कहना चाहिए कि जब किसी ने बोला बाल काटो तो मैंने बाल कटवाए। और जब लोग ट्विटर के पीछे भागते हैं, लोगों को खरीदते हैं, लोग अपनी फॉलोइंग खरीदते हैं, मैंने अपनी हाथ में फॉलोइंग को ऐसे बोला जाओ। इसके लिए करेज चाहिए, एंड यू नीड टू बी अ ब्रेव पर्सन फॉर दैट। तो ये कितना किक देता है ये फॉलोअर्स बढ़ना सेलिब्रिटीज को? आपको तो पता है, आपको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा आपने फॉलो अपना ये एक्चुअली सवाल मेरे लिए नहीं, एक्चुअली बाकी सबके लिए भी है। बताता हूँ मैं आपको, आई टेल यू ऑनेस्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी फॉलोअर्स हो आपके, कोई फर्क नहीं। मैंने देख लिया, जिस चीज़ को हिट होना है वो हिट होगी। अब मैंने कितनी बार मेरे कितने काम को सोशल मीडिया में फॉरवर्ड किया, फैलाया कि भाई सुनो सुनो मेरा गाना, मेरी फिल्म, मेरा वीडियो, ये वो, कुछ नहीं हुआ। इतने लोगों ने मतलब मुझे फेसबुक पे इतने लोग फॉलो करते हैं, कुछ 19 मिलियन के करीब हैं जो मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं। जिस चीज़ को हिट नहीं होना वो नहीं हिट होती। इतनी बार मैंने प्रमोट किया ये गाना वो तो नहीं होता। और जिसको होना होता है ना, उसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक हम सभी अंदर से महसूस करते हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गॉड, देयर इज़ समथिंग, एक प्रकृति नाम की चीज़ है, हर चीज़ की, हर कला की कहानी लिखी आती है। यू कैन प्ले गॉड कि मैं चाहूँ कि मैं अपने दिमाग से, करामात से कुछ हिट कर दूँ, ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं समझ गया कि ये व्यर्थ है, सब समय की बर्बादी है, व्यर्थ है। जो अपने हिसाब से खुशी से करना करो, अदरवाइज दिस नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट। ये एक हकीकत है, आप शायद मानेंगे भी, कि म्यूजिक और गाना हमारे देश में वही माना जाता है जो फिल्म में आ जाए। फिल्म का गाना नहीं है तो वो गाना नहीं है, और फिल्म का गाना लेना इसलिए सिंगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप पे इल्जाम भी लगता है, और लगाया लोगों ने, कि साहब ये फिल्मों में गाने नहीं मिल रहे ना, इसलिए सब कर रहे हैं। अच्छा है। वैसे ऐसे उन लोगों ने कहा है जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जहर भरा होता है, जो किसी बात को बात नहीं समझते, जो अपने जो किसी के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से जिन लोगों की सोच छोटी हो तरीके से लोगों को देखना चाहते हैं, चोर ही बाकियों को चोर समझता है। जिन लोगों में समझ होती है वो हमेशा किसी के पीछे वास्तविकता देखते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जिस सवाल आपने कहा है, मैं इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सबको आंसर करना चाहता हूँ, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। एंड इसमें ये ना समझिए कि मैं आपको आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट यू लॉट, बट आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए इस प्रश्न को सबके सामने स्पष्ट करने के लिए। आप और मैं दोनों ही बचपन से गुजरे हैं, करेक्ट? मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप 5-6 साल के हुए होंगे, आपको खिलौनों का शौक़ होगा, मुझे भी था, हर बच्चे को होता है, करेक्ट? हम फिर खिलौनों को चाहते हैं, खिलौनों को मांगते हैं, उनसे हम लोग ये मिल जाए, ये कार मिल जाए, साइकिल मिल जाए, हम चाहते हैं। आपने भी किया होगा। फिर हम जब थोड़े से किशोर अवस्था में पहुँचते हैं तो पहला प्यार लगता है कि ये मिल जाए। फिर हम उससे भी ग्रो अप होते हैं, फिर हमको हमारा करियर लगता है कि कुछ बन जाऊँ मैं, करेक्ट? स्टेजेस में आते हैं। तो ये जो है ना, इंसान की प्राथमिकताएं समय समय पर बदलती रहती हैं, और बदलनी चाहिए भी, ना बदले तो इशू है। तो एक समय था जब मेरे दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, गाना 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 गाना, पैसा कमाना है। क्योंकि हमने गरीबी देखी है, बचपन में गरीबी देखी है, तो हमने था कि एक लंबी तक अपने को स्टेबल करना है। जब हम बॉम्बे में आया था मैं, तो मैं स्कूटर में घूमता था, 2 व्हीलर में, इन्हीं सड़कों में, बैंड्रा की, उसमें काम मांगने के लिए। फिर चाहा कि थोड़ा हम सेटल हो जाएं, 1 कार, 2 कार, 5 कार, 6 कार, 10 कार गाड़ी में, ज़िंदगी में ये सब देखी। कब तक भूखा मरूंगा ऐसे? अब ये ग्रीड कब तक रहेगी मेरे पास में? कितनी कार चाहिए मुझे? कितने गाने चाहिए? कितने घर बनाऊंगा मैं? कब तक मैं रोज सुबह उठूंगा, बोलूंगा आज गाना गाया, आज गाना गाया, इस फिल्म में मेरा गाना नहीं है, इस फिल्म में मैं कब तक ऐसा भूखा मरूंगा? लालच से मतलब भुक्के की तरीके से मैं सोचूंगा हमको। यू हैव टू ग्रो अप सम टाइम। क्या एक इंसान का आश्वस्त होना उसका बड़प्पन दिखाता है, या ज्यादा गाने का ना बड़प्पन दिखाता है? अगर मैं अपने काम से संतुष्ट हूं और मैंने सुखपूर्ण अपनी जिंदगी को देखना और जीना शुरू कर दिया है, क्या ये मेरी समझ नहीं दिखाता है, बनिस्बत इसके कि मैं आज भी मांगता हूँ, अरे मेरे को गाना दिया नहीं तुमने, मेरी जान, आय हाय मेरी जान, आई लव यू सो मच यार, तुमने मुझे इस फिल्म में गाना नहीं गवाया। मैं बहुत आश्वस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। मैं जब उठता हूँ तो मैं ऐसे देखता हूँ कि एक्चुअली व्हाट अ नाइस लाइफ आई हैव हैड।
कितना लकी हूँ मैं कहाँ से उठा था और मैं आज ज़िंदगी में किस मकाम पे हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी की वजह से मैं बड़ा आश्वस्त हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पीछे की आश्वस्तता को देख नहीं पाते क्योंकि वो खुद आश्वस्त नहीं हैं। और जो लोग समझते हैं, जो लोग मेरी ट्रिप में हैं, वो समझते हैं कि साला बड़ा अंदर से इतना सॉर्टेड है कि एक बड़ी खुश ज़िंदगी जी रहा है और हिलता नहीं किसी भी, अडिग रहता है अपने पॉइंट से। तो ये फ़र्क है हमारे। जो आपने स्ट्रगल की बात की, बहुत से लोग नहीं जानते। बांद्रा पर और आसपास काम मांगने के लिए स्कूटर पर घूमना अभी बड़ा रोमांटिसाइज्ड वर्जन लगता है स्ट्रगल का, लेकिन जब वो होती है तो बताया जाता है कि बहुत तकलीफदेह भी होती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम सभी मिडिल क्लास से आए होंगे। ऐसा most ऐसा people ऐसा से। कोई वाक्य जो कभी नहीं बोलते आप? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं सबको बताता भी हूँ। यही जहाँ भी हम लोग आज ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसके बस पास में मैं एक बार कहाँ उषा खन्ना जी से थैंक यू मिलने के लिए बांद्रा में मैं या वहीं से गुजर रहा था। मैं नया नया जवान हो रहा था, स्कूटर में था और पतला दुबला एकदम, इतना पतला था कि लड़कियां मुझे टिश्यू पेपर बोलती थी। तो उस हालत में मैं ऐसे स्कूटर पर, तो मैंने देखा एक बाइक में एक लड़की बैठी है, एक लड़के को पकड़ के ऐसे। मैं भी नया नया जवान हुआ तो मैंने बोला कितने लकी होते हैं ये लोग यार, बाइक में लड़की से चिपक के। अब मेरी खुशकिस्मती कि उसने, लड़की ने मुझे देखना शुरू कर दिया। उसने मुझे देखा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं भी खुश, मैं भी देखना शुरू कर दिया उसको। तभी मैंने नीचे देखा इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर। जब तक मैं ब्रेक लगाता तो मुझे पता था कि मैं उल्टा हो जाऊंगा, इतना तेज मैं जा रहा था और इतना आगे स्पीड ब्रेकर था। मैंने बहुत ही समझदारी से ब्रेक मारा और जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया मैंने ब्रेक छोड़ दिया ताकि उलट ना जाए गाड़ी। बड़ी धड़ास करके ऐसे करके मेरा स्कूटर धाड़ गिरा। और मुझे याद है, मुझे इतना, मैं तो पहले डर गया, फिर मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं यहाँ पे, और उस समय मैं हर चीज़ को अपने काम से और लक्ष्य से करता था। मैं यहाँ सिंगर बनने के लिए आया हूँ और मैं लड़की देख रहा हूँ। तो ये मुझे अभी तक ये वाक़या इसी जगह में जहाँ हम आज कर रहे हैं, इसके आसपास की ही जगह है, ऐसा हुआ था। सो वन ऑफ दीज ट्रैजिक नहीं बता रहा, एक कॉमिकली एनलाइटनिंग इंसिडेंट है ये। तो फिर लड़कियां देखना कब शुरू किया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत पहले से रोमांटिक था। मुझे पहली बार ये लड़की पसंद आई थी जब मैं 7 साल का था। और फिर आपने गाना गाया? देखिए ये ना मेरे साथ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है। मुझे कभी भी, मैं इतना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था ना कि मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं किसी लड़की को ये कह सकूं कि मुझे तुम पसंद हो। उसके लिए भी बहुत हिम्मती होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगले जन्म मोहे हिम्मती कीजो। नहीं कह पाया मैं कभी भी। कोई जो हम उस सवाल पे थे जो हमने छोड़ दिया कि फिल्मों के गाने ही गाने होते हैं। आपने ये फ्रस्ट्रेशन कभी फील किया जैसे ना कि फिल्म में नहीं था इसलिए गाना इतना बढ़िया था और वो रह गया? ये एक इशू है हमारे देश में, जो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके बारे में कंप्लेन करने के, हमें इसे सपोर्ट करने की आवश्यकता है। फिल्मी गाने ठीक है, हमने भी फिल्मी गानों से इतना नाम कमाया है, तो मैं बड़ा ही एहसान फरामोश हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्मों में गाने नहीं होने चाहिए। मैं जो भी हूँ उसमें जितना हाथ मेरे प्राइवेट एल्बम्स का है उतना ही हाथ मेरे फिल्मी गानों का भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, इतने अच्छे लोगों के साथ में मैंने काम किया है, आई बीन रियली हैप्पी विद दैट। लेकिन हाँ, एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का स्थान होना चाहिए। कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं गाना पसंद करता हूँ, जैसे मैं आज पिछले 2-3 दिन से गज़ल सुन रहा हूँ गुलाम अली साहब की। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता। अब ये गाने जो हैं, ये गज़लें जो हैं, हम फिल्मों में नहीं सुन पाते। अब कहाँ से आएंगी नई नई गज़लें? ऐसे कौन बनाएगा? बनाने वाले बहुत हैं, पर रिलीज़ कहाँ करेंगे? वो प्लेटफॉर्म कहाँ है? आप लोग कब इस बारे में बात करेंगे? कब नए नए गज़ल गायक या नए नए और गायक जिनको फिल्मों में गाने का इंटरेस्ट नहीं है या जिनको फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिलता, और वैसे भी आप जानते ही हैं कि आज पद्धति बदल गई है। आज म्यूज़िक कंपनीज आर्टिस्ट को ओन करती हैं। वो चाहती हैं, वो कहती हैं कि ये हमारे किटी में ये कंपोजर्स हैं और ये सिंगर्स हैं और ये लिरिक्स राइटर हैं। हम आपकी फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च करेंगे पर आप इनके साथ में ही काम करेंगे। ये हो गया है, आपको पता है ना? तो ठीक है, अगर, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है मेरी कंपनी होती तो मैं भी ये करता। इट्स अ बिजनेस डिसीजन, स्ट्रिक्टली बिजनेस डिसीजन।
जो म्यूज़िक कंपनीज है वो यही कर रही हैं। जिनके पास अथॉरिटी होती है वो म्यूज़िक कंपनीज को अपना क्या कहते हैं अपनी ताकत दिखाने नहीं देते। जो लोग नए होते हैं, जो लोगों को कंपनीज की ज़रूरत पड़ती है, वो उनकी बात मान भी जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको काम नहीं मिलता। ऐसे कितने सिंगर्स हैं मेरी नज़र में जो अभी इतना अच्छा गाते हैं, शायद पहले से भी अच्छा गाते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता क्योंकि वो म्यूज़िक कंपनी की टीम का हिस्सा नहीं है। तो इट्स ऑल चेंज। इसलिए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बहुत बड़ी ज़रूरत है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग काम कर रहे हैं, बट हाँ, एक ही महीने में आप कुछ देखेंगे जो मैंने किया है, न केवल मेरे लिए बल्कि बहुत लोगों के लिए किया है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ एंड यू विल बी सीइंग समथिंग एंड आई विल कम टू यू ऑल फॉर हेल्प। हम गाने तो आपसे सुनेंगे ही, उसमें तो कोई डाउट सुना नहीं मत है। सुनवाएगा। हाँ, अच्छा, लेकिन मैंने इसलिए ये बात छेड़ी है क्योंकि एक पर्सनल मेरा फेवरेट गीत है आपका जो फिल्म का नहीं था और वो उस जॉनर से भी नहीं था जिसके लिए आप शायद उतने जाने जाते हैं। सूना सूना एक गीत था, क्लासिकली माइल्ड में, राग देश राग में था। वो आपने कैसे गाया? क्योंकि वो सुन के ऐसा अचंभा सा हुआ और मैं वो चाहूंगा कि आप अगर उसको थोड़ा सा भी गुनगुना सके, क्योंकि वो अपने आप में दिखाता है कि सोनू निगम सिर्फ वो नहीं है जो हमने सुना है। मैं अभी एक्चुअली बिल्कुल भी तैयार है, आपने मेरी आवाज़ से मालूम पड़ गया कि मेरे को बहुत ज़बरदस्त जुकाम लगा पड़ा है, एकदम सब चल रहा है मेरा मामला। ये सबसे मैं फेवरेट आपको रहता है सिंगर्स का। हाँ, नहीं वाकई में आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए मान लिए। आई हैव कंजेशन, आपको मालूम पड़ जाएगा मेरी आवाज़ में इतना बेस होता नहीं है जितना आज है। आवाज आपकी एक नहीं है, बहुत सारी है, वो भी सुननी है। हाँ, ये भी आपने सही बोला। पर हाँ, ये एल्बम मेरे लिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना, कभी इंसान अपने बेस्ट को प्रेजेंट करना चाहता है। क्लासिकली माइल्ड एल्बम को मैंने उस स्टेज में, उस जगह पे डाला था और उस समय मैं म्यूज़िक कंपनी टीसीडी के साथ में काम करता था, काफ़ी उस समय मेरे एल्बम किए थे, बट मुझे पता था कि वो उनको इस तरह की म्यूज़िक से कोई सरोकार ही नहीं है। उनको दीवाना, जान, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, उनको यही गाने चाहिए थे, जो कि अच्छी बात है। पर एज एन आर्टिस्ट मुझे ये दिखाना था कि मैं ये So, इतने इसलिए ये इतने से album नहीं, हो गया। इतने से नहीं, क्योंकि हाँ जी। ये देखो फिल्मों के हाँ। गाने पे आ गए ना, फिल्मी गाने पे गा दूंगा, पक्का गाऊंगा मैं। नहीं, मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ। एक बहुत ही प्यारा गीत था उस एल्बम में, क्लासिकली माइल्ड, और ये अगर मैं कहूँ कि महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए है, तो थोड़ा सूडो हो जाएगा, पर सच्चे दिल से हमने बनाया था इस गीत को, अपनी माँओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी प्रेमिकाओं के लिए, जिन जिन औरतों ने हमें कुछ सिखाया है, जो जिन्होंने हमारा हाथ थामा है। लिटरली इस एल्बम को जब अजय झिंगरन ने लिखा था और मैंने गाया था और दीपक पंडित ने कंपोज किया था, तो एक ही गाने के बाद हम रोते थे ऐसे हाथ पकड़ के। अपने स्टूडियो में मेरे इंजीनियर प्रमोद जी भी चारों ऐसे पकड़ के रोते थे। इस गाने को हम बहुत रोए थे। जैसे मैंने कहा कि मैं इतना, आज मेरा गला इतना ठीक नहीं है, तो पर मैं गाऊंगा ज़रूर। आप इसके शब्दों पर गौर कीजिए और कितने दिल से हमने हमारी औरतों के लिए ये सब लिखा था। हमारी औरतें वगैरह, बिकॉज हमारी औरतों की इज्जत के थ्रू हम बाकी औरतों की भी इज्जत कर रहे थे। तो वो ये था। और फिल्मों में ऐसे नहीं होता, इसलिए ये वाला टैलेंट सोनू निगम का एक्सप्लोर नहीं हुआ। आई थिंक अभी एक ही गाने में थोड़ा सा ऐसा हुआ है। हालांकि मैंने रोमांटिक गाने गाए जैसे उन्होंने फरमाइश की, वो मैंने सैड सॉन्ग्स गाए हैं, मैंने बहुत सारी मस्ती कॉमेडी गाने सब कुछ किया है, सेमी क्लासिकल गाने, कव्वालियाँ गाई हैं। पर एक ही गाना था जो मैंने जो सेमी, जिसने मेरी योडलिंग की जो हमने सीखा है हमारे बड़ों से, ख़ास तौर से किशोर कुमार जी से, उसको प्रॉपरली किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। जब मैं स्टेज पे झुमरू गाता हूँ तो लोग तब हैरान होते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं टेलीविज़न शो पे जज के साथ, जज की तरह बैठा था इंडियन आइडल में, और फराह और अनु मलिक जी थे। तो एक लड़का आया और उसने बोला, उसने योडलिंग की, मैं हूँ झुम झुम झुम। तो फराह खान ने बोला, ओ आई लव योर योडलिंग, और मुझे पता। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं किया। और नो, उसको लगा कि मैं रफ़ी साहब का शौकीन हूँ, तो मुझे किशोर कुमार के बारे में कम पता होगा। उसको पता नहीं कि किशोर कुमार जी को मैंने कितना पूजा है। तो बिकॉज शी इज़ ए किशोर कुमार फैन, अब उसको पता नहीं कि मैंने तो, आई एम द स्टूडेंट। मैंने मुकेश जी को भी बहुत, मतलब लिटरली उनके म्यूज़िक को पिया है, मन्नाडी साहब को, हेमंत कुमार जी को, तलत जी को। तो आई एम नॉट, रफ़ी साहब तो मेरे गुरु हैं, म्यूज़िकल फादर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाकियों की तरफ अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो मैंने उसको वहाँ पे
योडलिंग करके बताया कि वो क्या गलत गा रहा था। सो आई थिंक योडलिंग का एक है टैलेंट जो कभी गाना मिलना चाहिए और मैं उसको दिखाऊं। तो वो योडलिंग हम नहीं सुनेंगे? जो मैंने करेक्ट करा था वो झुमरू का था। आई लव इट। अब तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। थैंक यू, बट इट वाज क्योंकि अब नाइस। तो सिर्फ सुनना है। लेकिन ये जब से ये मशीन्स आए, कंप्यूटर्स आए, काफी लोग बहुत सुर में गा लेते हैं। वो सिंगर्स को परेशान नहीं करता कि अरे अब ये भी गा लेंगे? नहीं नहीं, हर चीज़ का एक नेक्स्ट स्टेप होता है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो लोग आज सुपरस्टार हैं वो भी परेशान होंगे, बिकॉज तब ग्राफिकली लोग एक्टिंग कर पाएंगे। जैसे आप आज टेक्निकली सिंगर्स बना सकते हैं, वैसे ही एक समय ऐसा भी आ सकता है कि शायद ग्राफिकली क्रिएटेड सुपरस्टार्स हों, यू नेवर नो, जो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा हो सकता है 20 साल के बाद में एक फरमान खान हो, कोई ग्राफिकली करेक्टेड कैरेक्टर हो जो इतना रेयर लगे कि लोग उसको फ़ैन हो, उसकी एक्टिंग के फ़ैन हो। सो तकनीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि तकनीक तो बढ़ती ही रहती है। हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग हमेशा यही बात करते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, आजकल तो क्या हो रहा है, आजकल तो क्या लड़के गा रहे हैं आजकल, ये सब, मैं ऐसा में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मुझे या हर समझदार इंसान को वर्तमान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए तैयार होना पड़ेगा, भविष्य के लिए। हमेशा ही ये बोल के कि हमारे ज़माने में अच्छा होता था और अब के ज़माने में क्या हो रहा है, ये एक बहुत ही पेसिमिस्ट आइडिया आपका है तो जीने जमाना का। चल रहा है अभी। हाँ जी। आपका तो चल रहा है जमाना। नहीं नहीं, एक्चुअली पर मैंने जिस तरीके से मैं पहले गाने गाता था, उस तरीके से अब मैं नहीं गाता। और कहने का मतलब ये है कि आज की तकनीक के हिसाब से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा था ना कि कोई भी सिंगर बन सकता है, या आज के हिसाब से बहुत लोग गा रहे हैं, तो मुझे तकलीफ नहीं देता ये बात। मेरे ख्याल से जो लोग गा रहे हैं, जो लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सिंगर बन पाना, आज वो सिंगर बन गए हैं। इसके लिए मुझे क्यों परेशानी हो रही है ना? मुझे अपना काम ठीक करना है। अच्छा, कोई कोई जो कोई एक्टर, कई एक्टर्स भी गा रहे हैं ना, वो मशीन से गा लेते हैं सब। तो वो कौन सा एक्टर है जो वाकई में सही सुर में गा पाता है थोड़ा बहुत? मेरे ख्याल से एक्टर्स में एक सचिन पिलगांवकर है, जो सचिन जी बहुत अच्छा गाते हैं। वो वेरी गुड सिंगर। मतलब लिटरली अगर वो थोड़ा अगर वो एक्टर नहीं होते और डायरेक्टर वगैरह नहीं होते तो वो सिंगर भी आराम से बन सकते थे। ही डजंट नीड पिच कैरेक्टर्स एंड ऑल, अच्छा गाते हैं वो। बड़े स्टार्स में अमिताभ बच्चन साहब ऑफ कोर्स अच्छा गाते हैं। ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ ट्रेंड सिंगर और एक उनकी लिमिटेशंस है, बट बेसुरे नहीं है। एक होता है ना कंसूरा होना, वो नहीं है। रियाज नहीं है और उनकी आवाज़ बड़ी मोटी है तो ऊंचा नहीं गा सकते, लेकिन वैसे वो अच्छा ही अच्छा, वो सुर में गाते तो कैसे गाते? सुर में गाते हैं वो, मैंने कहा सुर में ही गाते हैं वो। हाँ, थोड़ा वो रियाज बेसुरे के नहीं साथ है। गाते तो कैसे गाते? अच्छा, ये आपने मुझे सही आइटम दे दिया एक्चुअली। अच्छा, हाँ कैसे करते, मैं कभी ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ। अच्छा एक मिनट, नहीं एक मिनट जी। श्रद्धा कपूर नहीं गा पाती? नहीं नहीं, गाते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी लाइव सुना नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो बिना ऑटो ट्यून के कैसे गाती हैं। तो मैं ऐसा जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, उनके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, ना उनके पक्ष में ना उनके विपक्ष में। पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैसा गाते हैं? बहुत अच्छा गाते हैं। हमने तो कितने पाकिस्तानियों से सीखा है। मैं पहले मेरे सीनियर्स का नाम देता हूँ, जैसे गुलाम अली साहब हैं। मैंने कहा आपको, मैं अभी आने से पहले उनकी गज़ल सुन रहा था। तो हमारे दोनों कल्चर्स में जो एक म्यूज़िक की इंस्पिरेशंस रहे हैं वो आपस में रहे हैं। मुझे याद है कई शोज़ में मैंने, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, कितने पाकिस्तानी बड़े बड़े आर्टिस्ट ने मुझे इतना सम्मान दिया है। कोई मुझे सब कॉन्टिनेंट का सबसे सुरीला सिंगर बोल रहे हैं, कोई मेरे तारीफ़ में कह रहे हैं कि ये जो गाना आप गा रहे हैं, किसी कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं, सज्जाद अली मेरे ख्याल से, हाँ, वो कह रहे हैं कि जो गा रहे हैं इनका भी बहुत बड़े सिंगर, ऐसी बात बोल रहे हैं। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता ही है। गुलाम अली मेहदी हसन साहब हमारे इतने बड़े, हुसैन बख्श साहब, उनकी गज़लें मैंने इतनी सुनी हैं। नुसरत जी को मैंने इतना नहीं सुना, बट ऑफ कोर्स बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और ऑफ कोर्स राहत बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे दोस्त ही हैं वो। काफ़ी सिंगर्स हैं, सज्जाद अली बहुत अच्छा गाते हैं, वेरी गुड सिंगर्स। और अदनान की आवाज़ में तो आप भी गा लेते हैं। हाँ, अदनान तो मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। और वो खुद भी इंजॉय करते हैं, उनकी आवाज़ में कॉपी करता हूँ तो। पर फिर ये क्या है कि उनको यहाँ गाने नहीं देना चाहिए, हम उनको नहीं, ये वो उससे आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं? मैंने अभी तक तो इस बात का हमेशा इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ। मेरे हिसाब से
उनसे ये अपेक्षा करना कि वो जाके बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया जिंदाबाद, और क्या वो भी डरते हैं अपने देश में? उनको थोड़ी कोई बहुत है। अभी अमजद साबरी को मारा ना गोली से, वहाँ पे तो अब वहाँ हमारे यहाँ भी फेनेटिक्स हैं, बट वहाँ के फेनेटिज्म का लेवल ही अलग है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बोले जाके टेररिज्म के खिलाफ, उनको मार देंगे? तो वो भी अपने डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी में होता तो मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी बोलता। थैंकफुली आपकी तरह मैं भी नागरिक हूँ, हम एक बात को समझदारी से कह सकते हैं इस बारे में। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट से ये उम्मीद की जाए कि राहत फ़तेह अली खान जाके बोले कि इंडिया में मुझे गा के इतना अच्छा लगा, मेरे ख्याल से वहाँ पे टेररिज्म नहीं होना चाहिए। वो हिम्मत है? क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन ऐसी बात बोलने से डरते हैं। नहीं तो लॉजिक ये दिया जा रहा है ना कि अच्छा ये हिम्मत नहीं है तो फिर उनके गाने हम क्यों सुने, हमारे पास सिंगर्स कम नहीं है। तो ये बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे बात बोल के हम अपना छोटापन दिखाते हैं। अगर वाकई में तुम इंडियंस हो, अगर तुमको वाकई में लगता है कि ऐसा है, तो तुम पहले खुद सोचो। पर इसका मतलब ये है कि पूरी कंट्री में ये सोच सेंट्रल सोच नहीं है। फिर कोई अपना पक्ष ये कहेगा, कोई इसका विपक्षी भी होगा, तो फिर ये डिबेट चलती रहेगी। मेरे हिसाब से मैं उन लोगों में से नहीं आने वाला। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ द पीपल हु वांट्स टू एवर से कि इसको रोको, इस पे प्रतिबंध लगाओ, इस पर बैन लगाओ। मेरे हिसाब से हम भारतीयों का हमारे भारतीयों ने एक बात पूरे जग को दी है, वसुधैव कुटुंबकम। हमने दी है ना इस बात को। तो या तो फिर बोल दो कि जो जो हमने कहा है वो सब झूठ था, अब हमारा बदल गया है। अब हम प्राचीन बात को नहीं मानते। अब हमारे हिस्ट्री में जो हमारे धर्मों में जो हमारी किताबों में लिखा गया, हम उसको अब नहीं मानेंगे। अब हम वसुधैव कुटुंबकम की ऐसी की तैसी। या तो बोल दो एक तरफ ये बात कि हम इसको रखेंगे, हम रामायण को मानेंगे, हम पर उससे पहले की बात वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेंगे। हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। और वाकई में कोई सबको पूरा हक है अपनी बात। जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं मैं उनको भी सम्मान करता हूँ, जो लोग इसके विपक्ष में हैं उसको भी सम्मान करता हूँ। आपने पाकिस्तानी मुझे चार आवाज आए थे ताली किस लिए? आपने पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है जी। उस रिस्पांस और यहाँ के रिस्पांस में फर्क होता है कुछ? रिस्पांस की बात छोड़िए, मैं तो भारतीयों पे हैरान हूँ। इतना बड़ा हादसा मेरे साथ में हुआ था, और कमाल की बात है कि इंडियंस ने इसको कितना लाइटली लिया। आज तक कभी भी उस बात का जिक्र नहीं आता जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है। आर्टिस्ट का जो भी क्या बोलते हैं इंटरेक्शन होता है कंट्रीज के बीच में, कभी भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया कि शो के 15 मिनट पहले सोनू निगम की पूरी फैमिली के बगल में बम फटा है और हम वहाँ से बच के वापस आए और मैंने अपनी हिम्मत देखी, उसके बाद शो भी किया। इससे हम लोगों की भी थोड़ी सी केयरलेसनेस मालूम पड़ती है कि हमारे टॉप मोस्ट सिंगर के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया 10 अप्रैल 2004 को, और हमने इसको इतना लाइटली लिया। और उनके सिंगर जब इंडिया में आके नाम कमाते हैं तो उनको सर्वोत्तम नागरिक सम्मान मिलता है। राहत फ़तेह अली खां को पाकिस्तान का सर्वोत्तम सम्मान मिला है, जैसे भारत रत्न होता है। कितने सिंगर्स यहाँ पे, मुझे तो आज तक पद्मश्री नहीं मिला, कितने सिंगर्स को भारत रत्न मिलता है। हमारे देश के सिंगर वहाँ से बम ब्लास्ट से बचकर आए और हमने उसको कुछ पॉलिटिकली या कुछ जैसे कहते हैं राजनीतिक तरीके से उसका ना कोई सपोर्ट दिया, ना हमने कोई इसके विरोध में कुछ बात कही, हम चुप रहे। तो हम लोग ही अपने आर्टिस्ट की कुछ वैल्यू नहीं रखते, वो लोग तो बहुत वैल्यू रखते हैं अपने आर्टिस्ट की। कौन सा गाना गाया वहाँ पे आपने उसके नहीं, बाद? मैंने तो पूरा शो किया, पूरा कॉन्सर्ट किया। आप जाएंगे अगर टाइप करेंगे तो पाकिस्तान कॉन्सर्ट था वहाँ पे 2004। अगर मैं चाहता तो मैं शो नहीं करता वैसे, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बीवी, हमारे शो की जो सिंगर थी सौम्या राव, 4 बॉडीगार्ड्स, 2-3 कैमरा वाले थे जो बस के अंदर, बस को ब्लास्ट करने के लिए वहाँ से कार में बम फटा, उसका रिमोट नहीं चला तो वो बस हमारी आगे निकल गई और बम हमारे पीछे फटा। अगर मैंने सोचा कि अगर मैं शो ना करूँ, हम सब हिल गए थे, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है ना बम ब्लास्ट की, आपको मैं बता नहीं सकता। इतना बड़ा धमाका होता है और इतने से पल में, जिस पल में आप वर्ड माँ बोल सकते हैं उसमें ठा, माँ और ठा इतना फर्क है, और इतनी में आवाज आती है था, बस। इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है, था ऐसे होता है ये सर पे, एंड योर लाइफ चेंजेस आफ्टर दैट। अगर मैं चाहता तो मैं शो ना करता, भाड़ में गए तुम लोग, मुझे तुम्हारे शो नहीं करना। पर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो जीत जाएंगे साले। वो यही तो चाहते थे कि मैं शो नहीं करूंगा। मैंने बोला, किया शो, मैंने पूरा शो किया।
उस पर टीवी मतलब यूट्यूब में है, देखिएगा। कोई गीत जो आप जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके बोलों ने, उसकी धुन ने, उसको गाने से, कोई ऐसा गीत जो आप बिल्कुल नहीं। मैं म्यूज़िक पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। म्यूज़िक मेरा एक पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो म्यूज़िक ऐसा है, मेरे दिमाग में रहता है। बट मैं अपने गाने से इतना मैं नहीं कि मतलब ओह माय गॉड क्या मैं गा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपना इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ कि मैं अपने गाने से इमोशनल हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं और बातों से इमोशनल होता हूँ। कुछ किताबें हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा छुआ है। कुछ लोगों से मैं इतना मुतासिर होता हूँ, उनकी बातों से, उनके थॉट प्रोसेस से, कि मैं आत्म अध्ययन पे जाता हूँ। बट हाँ, म्यूज़िक ने डेफिनेटली मुझे टच किया है। जैसे आपने कहा लाइफ चेंजिंग नहीं है, लेकिन हाँ कई ऐसे गीत हैं जो मुझे बहुत छूते हैं। रफ़ी साहब के कई गाने हैं जो मुझे बहुत छूते हैं, कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ। एक राग अडाना में एक पूरा क्लासिकल सेशन है, सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब का। मुझे याद है एक बार राहत मेरे घर पे आया था, राहत बत अली खान। वो आया था, बोल रहे बिकॉज मुझसे छोटे हैं वो, 5 महीने छोटे हैं इसलिए। तो वो मेरे घर में आए और हम लोग बैठे और खाना वाना खाने से पहले थोड़ा सा यू ऑल टॉकिंग एंड चैटिंग। उनको मैंने वो सुनाया। एक बीच में उस बंदिश के आधे घंटे के बाद में मैं और राहत दोनों सर नतमस्तक होके रो रहे थे। दोनों, वो भी रो रहा है कि वो मुझे दादा बोलते हैं, दादा ये क्या सुनाया आपने, दादा ये क्या सुना, और वो भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपने हमको ऐसे करती हैं, इतना सरेंडर करती हैं। मेरे ही घर में राहत और मैं नतमस्तक होके रो रहे थे। दैट्स समटाइम्स म्यूजिक ऐसी जिंदगी को छूता है। वो हमें नहीं सुनाएंगे? अरे मैं नहीं गा सकता वो, बाप रे, बहुत बहुत बड़ी कमाल है वो। अडाना राग में एक बंदिश है, कभी आपको मैं पर्सनल सुनाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, आपके हाँ, तो अटल रंगीलो धोरी राज गैरो, अटल रंगीलो राज गैरो, ऐसे कुछ है वो, मुझे उसके बोल भी नहीं पता, बट वो ऐसा उनका परफॉर्मेंस है कि याद आ। अच्छा, आपकी आवाज़ में तो हमने बहुत सुना है, देखा है, वो सुनेंगे भी। जो फडणवीस साहब की एक फरमाइश है वो तो सुननी है, उनको भी सुनानी है ना, उस बहाने हम भी सुन लेंगे। लेकिन जो ये दूसरों की आवाज़ में आप गाते हैं, इससे वो लोग नाराज़ नहीं होते? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। उनको पता है कि मेरे इसके पीछे, ऐसा करने के पीछे मेरी कोई किसी के पीछे दुर्भावना या डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैं इनफैक्ट इसको बहुत ही, और हर इंसान कोई ये कभी समझना चाहिए। कभी कोई परेशान हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया अभी तक। जैसे मैं रफ़ी साहब के गानों को सुन सुन के जब मैं बनने के लिए सिंगर आया, तो मैंने, अगर आप देखा जाए तो उनको भी कॉपी किया ना। उनको कॉपी करते करते मैंने अपनी आवाज़ बनाई है। मैं अपनी आवाज़ को ढूंढा, जब ये दिल दीवाना मैंने गाया तो वो रफ़ी साहब जैसे नहीं था। पर ये नोबडी कैन टेक विद द फैक्ट कि मैंने रफ़ी साहब को सुन के सीखा, कॉपी किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आज पहुँच के अपनी आवाज़ लेकर पहुँचा। तो वैसे ही इमिटेशन इज़ एन आर्ट फॉर्म, और ऑफ कोर्स उसको तमीज़ से करना चाहिए, और उसके पीछे एक फ़िलॉसफी होनी चाहिए। जैसे सुल्तान खान साहब की एक जो मैं निकालता हूँ आवाज़, बहुत फ़नी निकालता हूँ मैं, लेकिन उसके पीछे जो फ़िलॉसफी है उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो एक सारंगी वादक है, और सारंगी साज की ऐसी होती है आवाज़ ना। तो उनकी बस पिया बसंती रे काहे सताए आ जाओ, आता है, तो उसकी पीछे फिलॉसफी है। यू गेट टू, मतलब इट्स अ क्यूट थिंग टू नो कि ये आवाज़ का स्टाइल किस चीज़ से, एक अपने ही वाद्य से मुतासिर हुआ होगा ना। जिस वाद्य को उन्होंने अपने शरीर में, सिस्टम में, खून में रखा, वो वाद्य उनके गले से क्यों नहीं सुनाई देगा। तो उसकी पीछे की फिलॉसफी ये है। और उषा उत्तुप? उनका तो ये है, और अरे बट शायद बेस्ट कैलाश खेर करते हैं आप। अभी वो करके मैं थक गया हूँ, आज नहीं, हाँ। नहीं करते उसको। इट्स बीन डन टू डेथ नाउ। बट और एसपी बालासुब्रमण्यम? हाँ, अरे आप उसको अभी ना करें सब इनविटेशन सेशन। थोड़ी हमारी इतनी अच्छी बातें हुई हैं, लेट्स नॉट नाउ। नहीं, पर इसमें इमिटेशन, चलिए सेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा इसमें नोट किया गया वो टाइटैनिक का वो गीत था जो आपने, हाँ मैंने काफी किया था, करेक्ट। हाँ, बहुत पहले बनाया था वो आइटम। वो आपको, आपने सोचा कैसे? और वो जरूर मैं सुनूंगा। देखिए मैं, वो हम सब सुनेंगे।
मैंने पहले भी कहा था कि जब इंसान के दिमाग में देखिए हर इंसान को कोई जगह मिलती है, चाहे वो राजनयिक हो या कैमरामैन हो या जो पीछे अभी बात कर रहा है ज़ोर ज़ोर से वो हो, तो ऐसे जो भी इंसान पैशनेट होता है, 24 आवर्स जिसके दिमाग में चल रहा होता है काम, तो मैं सोचता था कि नई नई चीज़ें और इंटरप्रेट किया था मैंने कि कुमार शानू जी या उदित नारायण जी अगर टाइटैनिक का गाना गा रहे होंगे तो वो क्या सोच के क्या थॉट देंगे। और तब मैंने बनाया था ऐसे ही कोई, इट वाज ऑन ऑन द लाइटर साइड, पर वो इतना फेमस होगा मुझे पता नहीं था। पर आपको बता दूं, मैं उनकी बेटी सना नाम है उसका, शानन, वो बहुत अच्छा गाती है। वो जिस इंसान जिस शख्सियत की मैं जिसको शानन से मैं बहुत सीखा हूँ और जिनकी मैं एक्टिंग ऐसे कर रहा हूँ कि वो इंग्लिश गाना कैसे गा रहे हैं, उनकी बेटी अमेरिकन से भी अच्छा अमेरिकन गाना गाती है, उस डायलेक्ट उस प्रोनाउंसिएशन से गाती है। सो बहुत जल्दी आप उसको बहुत ऊंचा जाते हुए देखेंगे। सो शानन इट्स शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अंत में सोनू, वो गीत जो आपसे बार बार कहा जाता है गाने को, एक तो अग्निपथ का है और एक कल होना हो का है, आप अपनी तरफ से कौन सा गीत है जो चाहते हैं कि लोग बार बार कहें और मैं सुनाऊं? मैं काफ़ी अपने हिसाब से लकी रहा हूँ, मैंने काफ़ी तरह के गाने गाए। जैसे उन्होंने फरमाइश की थी सूरज और मध्यम की, वो भी अब मैं जब कभी सुनता हूँ तो लगता है कि मैंने अच्छे मूड में और अच्छी तरीके से उस गाने को गाया था। एक बार मैं कोई अपना भी गाना सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक उस उम्र में भी मैं समझ के गाने को गा पा रहा था, क्योंकि जब जैसे संदेश आते हैं जब आया था, ये गाना मैंने 21 की उम्र में गाया था। मैं 21 साल का था तब। जब संदेश आते हैं कि मेजोरिटी को मैं, और आज मैं 44 का हूँ, मैं इस साल 45 का हो जाऊँगा, मैं अब सोचता हूँ कि 21 साल में मुझे भगवान ने इतनी अक्ल दी थी कि एक इतने मैच्योर गाने को मैं इसको, और ये ओरिजिनल गाना है, मतलब ये रफ़ी साहब ने कैसा गाया है, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है, और 21 की उम्र में रेफरेंस पॉइंट ना होना और समझ पाना कि इस गाने की रिक्वायरमेंट क्या है। 4 अंतरे हैं, जावेद अख्तर साहब द ग्रेट ने लिखा है, अनु मलिक द ग्रेट कंपोज कर रहे हैं, जेपी दत्ता वहाँ पे हॉक की तरह बैठे हैं कि अभी क्या गाएगा लड़का छोटा सा पतला सा। सो मुझे लगता है कि आई बीन वेरी लकी एंड ऐसे गाने भी मुझे टच करते हैं। अग्निपथ ऑफ कोर्स ये सब तो हैं ही, बट उस इमेच्योर एज में मैं जो मेच्योरिटी दे रहा था, मैं अभी देख के कभी कभी हैरान होता हूँ कि मैं कितना अनजान था जो मैं कर पा रहा था उस समय। इट वाज सो, आई वाज माई सेल्फ अनअवेयर, एम्बिग्यूअस कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि आई हैव डन अ गुड जॉब एज अ यंगस्टर। तो वो दोनों का डिफरेंस अब हम सुनना चाहेंगे। बॉर्डर और अग्निपथ से जो जर्नी है आपकी, संदेश से आते संदेश हैं, आते हैं में तो ऑफ कोर्स ये 21 साल के सोनू निगम थे। हाँ अब 44 में तो 42 के अब कर मैं लीजिए डबल। नहीं, मैंने जब अग्निपथ का अभी मुझ भी कहीं गाया था तो मैं 30 से 30, हाँ 38 का था मैं, 38 का था मैं। वो पर उस आवाज़ में नहीं सुना पाऊंगा मैं, क्योंकि आवाज़ बदल चुकी है। वो जो जब मैं 4 साल का था तो मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था 1977 में मेरे पापा के साथ में, और एक वो कहते हैं कि वो जगह जींद थी, हरियाणा में जींद है एक जगह है। तब हम दिल्ली में रहते थे, हालांकि मैं पैदा भी फरीदाबाद में हूँ, उस समय हरियाणा में ही था ऑफकोर्स है वो। तो पर उस समय हम फरीदाबाद में थे, दिल्ली में आए और फिर वहाँ से जींद में मैंने पापा के मम्मी के साथ में परफॉर्म किया, क्योंकि मैं उनको बचपन से गाते हुए देख रहा था। तो वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा वो कसम गिरा था। तो वो 4 साल की उम्र में मैंने गाना गाया था। बहुत हो गया। 84 साल के सोनू निगम कैसे गाएंगे? 84 साल के मुझे पता नहीं तब तक मैं ऐसा गा भी पाऊंगा। ऑफ कोर्स उम्र के साथ में इंसान के गायकी, चाहे वो सोनू निगम हो या लता मंगेशकर जी हो, उम्र के साथ साथ में सबको अपने हथियार डालने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर जवानी में अच्छा रियाज़ किया हो तो थोड़ा सा लेट इंसान की आवाज़ जाती है। रियाज़ ऑफ कोर्स करना पड़ता है, और मेरे साथ मेरे पूरे जो मेरे साथ में जो काम करते हैं मेरे ऑफिस में, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं इनको पका देता हूँ, मेरे साथ गाड़ी में बैठे हो तो मैं रियाज़ करता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। सो रियाज़ मैं काफ़ी करता हूँ। पर अगर मैं इतना जिया, हालांकि मुझे इतना लंबा जीना नहीं है, पर अगर मैं जी पाया उस समय तक तो मैं अलग किस्म की ज़िंदगी जी रहा हूँगा। शायद तब आप और हम बात कर रहे होंगे, पर हम किसी और बारे में बात कर रहे होंगे, समथिंग मच मोर डीपर एंड मच मोर मीनिंगफुल टू लाइफ एंड टू आवरसेल्व्स, आवर सोल्स। गाना नहीं गाएंगे? हाँ, शायद मैं गाना ना गाऊँ तब।
तब गाने नहीं, अगर आवाज लहरा रही हो, वो लहराती हुई आवाज अभी आप इमिटेट तो कर ही सकते हैं। अपनी आवाज़ की जरूरत हाँ। है। नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं उस समय अगर गा रहा होऊंगा तो मैं कितना फनी लग रहा होऊंगा, या मैं लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होंगे या मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा। लेट मी सी, उसके पीछे भी पता होनी चाहिए एंड रिजल्ट। तो हो सकता है 84 में मैं अच्छा गा भी रहा हूँ, यू नेवर नो, तो मैं अभी से कैसे कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, आपने इतना वक्त दिया हमें, और न सिर्फ उसके लिए बल्कि इस देश को जो जो दिया है आपने अपने गीतों से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक नया अवतार बीच में थोड़ा सा आपका देखा था, जिसमें सोशली आपने एक चीज को छुआ था, और हम ये मानते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए नहीं था। हाँ, मुझे ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं समय दर समय व्यक्त करता रहता हूँ। आज भी मैंने कुछ बातें कही हैं आपके माध्यम से जो शायद लोगों को समझ में आए हों, जो लोग समझना चाहते हों, और आगे भी मैं इफेक्टली कुछ बात नहीं कहूँगा। जब भी कहूँगा तो मेरे दिल से वो बात बहुत जुड़ी हुई होगी, तभी कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सोनू निगम, लेडीज एंड जेंटलमैन।